व्यावसायिक संगठन के 10 अगस्त 2020 के वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। साझेदारी द्वितीय, इसमें संलेख, साझेदारों के प्रकार, अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली बात, साझेदारी का जन्म अनुबंध या साझेदारी संलेख के आधार पर होता है। साझेदारी संलेख से आशय साझेदारों के बीच तय की गई ऐसी शर्तों से है जिन पर वे व्यवसाय करने के लिए सहमत होते हैं। भविष्य में साझेदारों के आपसी मतभेद एवं विवाद दूर करने के लिए ऐसे संलेख की आवश्यकता है जो कि लिखित और स्पष्ट हो। साझेदारी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, कैसे होता है साझेदारी का निर्माण? देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 कहता है कि साझेदारी की स्थापना के लिए साझेदारों के बीच एक अनुबंध या संविदा हो। ये अनुबंध लिखित या मौखिक कैसा भी हो सकता है। मौखिक अनुबंध की स्थिति में साझेदारों के बीच परस्पर मनमुटाव और विवाद होने की संभावना रहती है। साझेदारों के बीच विवाद तथा संघर्ष बढ़ने पर साझेदारी का शीघ्र और आकस्मिक समापन हो सकता है। अतः साझेदारी अनुबंध लिखित और स्पष्ट होना चाहिए ताकि साझेदारों के बीच कोई मतभेद उत्पन्न होने पर उन्हें तुरंत दूर करके साझेदारी फर्म का प्रबंध और संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। देखिए, साझेदारों के परस्पर संबंध, कर्तव्यों तथा अधिकारों का नियमन तथा नियंत्रण साझेदारी अनुबंध के अनुसार ही होता है। यदि साझेदारी अनुबंध या संलेख में साझेदारों के परस्पर अधिकारों तथा कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में इस संबंध में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए नियम लागू होते हैं। बात करते हैं साझेदारों के चुनाव के बारे में। साझेदारों का चुनाव किसी साझेदारी फर्म की सफलता योग्य, परिश्रमी, कुशल और ईमानदार साझेदारों पर निर्भर करती है। साझेदारों के चुनाव में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बहुत ही सावधानी से काम लेना चाहिए। परिवार के सदस्यों, मित्रों को साझेदार बनाकर साझेदारी फर्म की स्थापना भारत में प्रायः कर ली जाती है। व्यावसायिक दृष्टि से यह परंपरा ठीक नहीं है क्योंकि साझेदारों का चुनाव उनकी योग्यता और कुशलता के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि पारिवारिक रिश्ते या मैत्री के आधार पर। क्योंकि अगर पारिवारिक रिश्ते या मैत्री के आधार पर आपने साझेदारी में साझेदारों का चुनाव कर लिया तो साझेदारी अपना उद्देश्य खो बैठेगी। फिलहाल कुछ बातें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए साझेदार में। अब अनुबंध करने की योग्यता किन लोगों में होती है? 18 वर्ष का व्यक्ति हो, स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, दिवालिया न हो, कानूनी तौर पर अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो, शत्रु देश का नागरिक, कैदी और अपराधी ऐसे ही लोग होते हैं। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र सहमति, उचित प्रतिफल और वैधानिक उद्देश्य का होना आवश्यक है। एक विदेशी मित्र साझेदार बन सकता है किंतु एक विदेशी शत्रु कभी भी साझेदार नहीं बन सकता। एक विवाहित पर्दानशीन स्त्री किसी साझेदारी फर्म में साझेदार बन सकती है किंतु फर्म के ऋणों के लिए उसका दायित्व उसकी निजी संपत्ति और स्त्री धन तक ही सीमित होगा। खैर, प्रभावशाली व्यक्तित्व ये एक ऐसा गुण है जो साझेदार में होना चाहिए। साझेदारों का परिश्रमी, कर्तव्यपरायण, ईमानदार, सहनशील, विश्वसनीय, व्यवहार कुशल तथा सच्चरित्र होना आवश्यक है। व्यक्तित्व से यहाँ तात्पर्य किसी व्यक्ति के वर्ण, डील डोल और स्वास्थ्य से बिल्कुल भी नहीं है। विभिन्न गुणों और साधनों का समन्वय। साझेदारी के लिए ऐसे लोगों का साझेदार के रूप में चयन करना चाहिए जिनके विविध गुणों के माध्यम से व्यवसाय की आवश्यकताओं की पूर्ति भली भांति की जा सके। अतः साझेदारों का चुनाव करते समय उनकी वित्तीय स्थिति, शैक्षणिक योग्यता, ज्ञान, अनुभव, प्रबंध कौशल, निर्णय शक्ति आदि पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। साझेदारों के चयन के समय केवल मित्रता तथा पारस्परिक संबंधों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बात कर लेते हैं साझेदारों के प्रकार की। वैसे तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 इसके अंतर्गत साझेदारों को समान अधिकार प्राप्त हैं, सभी का महत्व और दायित्व समान है, किंतु व्यवहार में इनकी निपुणता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के कारण इनमें अंतर होता है।
साझेदार परस्पर अनुबंध करके अपने साधनों, योग्यता, अनुभव आदि के अनुसार अपने अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों का बंटवारा कर लेते हैं, जिस कारण साझेदारों को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। सामान्यतः साझेदारों का वर्गीकरण दायित्व, कार्य और संबंध के आधार पर होता है। फिलहाल हम दायित्व के आधार पर साझेदार जाने। सामान्य साझेदार और सीमित साझेदार। सामान्य साझेदार वह होते हैं जिनका फर्म के कार्यों के लिए असीमित दायित्व होता है, ये सामान्य साझेदार कहलाते हैं। ये साधारण रूप से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। फर्म की ऋण चुकाने की इनके लिए संपत्ति पर्याप्त होने की स्थिति में ऐसे साझेदारों को अपनी निजी संपत्ति से चुकाना पड़ता है। फर्म के प्रबंध और संचालन में भी सक्रिय रूप से भाग लेने वाले साझेदार सामान्य साझेदार कहलाते हैं। सीमित साझेदार वो होते हैं जिनका दायित्व उनके द्वारा साझेदारी फर्म में लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। यह एक प्रकार का निष्क्रिय साझेदार है। किसी साझेदारी संस्था के सभी साझेदार सीमित साझेदार नहीं हो सकते। कम से कम एक साझेदार का सामान्य होना अनिवार्य है। साझेदारी सीमित अगर है तो फर्म के अधिकार भी सीमित कर दिए जाते हैं। वह फर्म के व्यवसाय में सक्रिय भाग नहीं ले सकेगा। कौन? साझेदार। साझेदार अगर सीमित है तो फर्म में उसके अधिकार सीमित होते हैं। वह सक्रिय भाग नहीं ले सकता फर्म के व्यवसाय में, फर्म का प्रतिनिधि नहीं होता। वह अपने किसी भी कार्य से फर्म को बाध्य नहीं कर सकता। उसे फर्म को भंग करने का अधिकार नहीं होता। न ही उसकी मृत्यु का फर्म पर कोई प्रभाव पड़ेगा। वह केवल हिसाब किताब की जांच कर सकता है, किंतु उसे गोपनीय पुस्तकों को देखने का अधिकार भी नहीं होता। ये रहा दायित्व के आधार पे। अब हम कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे साझेदारों का कार्यों के आधार पर। सक्रिय साझेदार वह साझेदार होते हैं जो क्रियाशील साझेदार हैं, जो साझेदारी फर्म के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सक्रिय साझेदार फर्म के समस्त कार्यों के लिए अन्य साझेदारों का अभिकर्ता होता है और अपने कार्यों से फर्म को बद्ध भी करता है। ऐसे साझेदार का दायित्व असीमित होता है, जिस कारण उसे सामान्य साझेदार भी कहा जाता है। निष्क्रिय साझेदार इनएक्टिव या डोरमेंट पार्टनर वो होते हैं जो निष्क्रिय, शांत या सोया हुआ यानी स्लीपिंग पार्टनर भी कहे जाते हैं। फर्म में पूंजी तो लगाते हैं, लाभान के भागी भी होते हैं, किंतु व्यवसाय के प्रबंध संचालन में कोई विशेष भाग नहीं लेते। किंतु सक्रिय साझेदार की भांति निष्क्रिय साझेदार का उत्तरदायित्व भी असीमित होता है, अतः वह फर्म के प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। संबंध और अधिकारों के आधार पर अगर हम बात करें तो केवल लाभ में साझेदार। कोई व्यक्ति साझेदारी में प्रवेश करते समय इस प्रकार का अनुबंध कर लेता है कि वह साझेदारी के केवल लाभ में ही भागी होगा, हानि में नहीं। उसे केवल लाभ भागी साझेदार कहते हैं, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ऐसे साझेदार का फर्म के प्रबंध संचालन में तो कोई अधिकार नहीं होता, किंतु वह अन्य पक्षों के प्रति शेष साझेदारों की भांति ही उत्तरदायी होता है, यानी कि उसका दायित्व भी असीमित होता है। एक और है, ध्यान से पढ़िएगा, नाम मात्र का साझेदार, नॉमिनल पार्टनर। ऐसा व्यक्ति जो ना तो साझेदारी फर्म में पूंजी लगाता है, ना ही फर्म के संचालन में भाग लेता है, किंतु फर्म को अपने नाम का प्रयोग करने का अधिकार दे देता है, इसे ही हम नाम मात्र का साझेदार कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को उसकी ख्याति तथा साख का लाभ उठाने के लिए साझेदार बनाया जाता है। ऐसा साझेदार फर्म के कार्यों के लिए अन्य पक्षों के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी होता है जिस प्रकार सामान्य या सक्रिय साझेदार होते हैं, और इसका दायित्व भी असीमित होता है। बात करते हैं कार्यकारी साझेदार की, वर्किंग पार्टनर की। ऐसे साझेदार जिनके पास व्यावसायिक अनुभव और कुशलता होती है, किंतु उनके पास पूंजी नहीं होती। ऐसे किसी व्यक्ति की योग्यता के कारण उसे साझेदार बना लिया जाता है। वह अन्य साझेदारों की सहमति से फर्म पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, उसे कार्यकारी साझेदार कहते हैं। ऐसे साझेदार को अनुबंध के अनुसार लाभ में से एक भाग या निर्धारित वेतन वगैरह दिया जा सकता है। गुप्त साझेदार, सीक्रेट पार्टनर, वे जो फर्म के प्रबंध में भाग तो लेते हैं, लेकिन जनता से उनके नाम वगैरह के बारे में सूचनाएं छुपाई जाती हैं, यानी कि जनता को उनके बारे में अज्ञात रखा जाता है। यदि जनता को ऐसे साझेदार के बारे में जानकारी हो जाए तो वह तभी से फर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी हो जाता है। वैसे कानून की दृष्टि में गुप्त साझेदार व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से फर्म के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है।
एक और इसमें महत्वपूर्ण आता है जो एग्ज़ाम में खूब पूछा जाता है, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो आपको स्क्रीन पे इस समय दिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 9, प्रदर्शन द्वारा साझेदार, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। देखिए, इसको ज़रा ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के 18(1) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गर्भित, मौखिक या लिखित रूप से या अपना नाम देकर अथवा आचरण द्वारा जानबूझकर किसी फर्म में साझेदार होने का इस प्रकार प्रदर्शन करता है कि तीसरे पक्ष को विश्वास हो जाता है कि वह फर्म का साझेदार है, यदि वह तीसरा पक्ष ऐसे प्रदर्शन से प्रभावित होकर फर्म से किसी भी प्रकार का व्यवहार कर लेता है, तो ऐसा प्रदर्शनकारी साझेदार उस तीसरे पक्ष के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जिस प्रकार अन्य साझेदार होते हैं, चाहे ऐसा साझेदार फर्म के लाभों में हिस्सा ले रहा हो या नहीं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक और है गत्यावरोध द्वारा साझेदार। इन दोनों में अंतर करना एक बार कठिन होता है, इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इन दोनों को ध्यान से सुने और फिर अंतर स्वयं करें। देखिए, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में आपने क्या पढ़ा कि जानबूझकर वह व्यक्ति ऐसा प्रदर्शन करता है कि वह उस फर्म में साझेदार है और लोगों को उसकी गतिविधियों से ऐसा विश्वास हो जाता है, तो वह उसी प्रकार से उत्तरदायी होगा जिस प्रकार से अन्य सामान्य साझेदार होते हैं, यानी कि उसका दायित्व असीमित होगा। गत्यावरोध द्वारा साझेदार वह व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति के बारे में लिखित या मौखिक रूप से यह प्रचार कर दिया जाए कि वह फर्म का साझेदार है, जबकि वास्तव में वह फर्म का साझेदार नहीं है, और इस व्यक्ति की जानकारी के बावजूद असलियत में वह आकर के घोषणा नहीं करता कि वह उस फर्म का साझेदार नहीं है, तो उसे उस फर्म का साझेदार मान लिया जाएगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की साख पर फर्म को कोई ऋण दे देता है, तो वह व्यक्ति यानी कि जो गत्यावरोधी साझेदार है, वह भी ऋण के भुगतान के लिए उतना ही उत्तरदायी होगा जितने कि इस फर्म के सामान्य साझेदार होते हैं। ऐसा साझेदार गत्यावरोध द्वारा साझेदार कहलाता है, पार्टनर बाय इस्टॉपेल कहलाता है। ये धारा 28(1) में इसका वर्णन है। और जो प्रदर्शन द्वारा साझेदार है उसका वर्णन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 18(1) में है। ध्यान रखिएगा, 18(1) पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, 28(1) पार्टनर बाय इस्टॉपेल। इसके बाद आते हैं वरिष्ठ तथा कनिष्ठ साझेदार। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। वैसे तो साझेदारी में सामान्यतः प्रत्येक साझेदार को अधिकार समान है, किंतु फर्म के अनुभवी और वृद्ध साझेदारों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। इनको वरिष्ठ साझेदार और शेष को कनिष्ठ साझेदार कहा जाता है। अन्य प्रकार के साझेदार भी जो हैं उनमें आगंतुक साझेदार, इनकमिंग पार्टनर, धारा 31 के अंतर्गत सभी साझेदारों की सहमति से चालू साझेदारी फर्म किसी नए व्यक्ति को साझेदार बना सकती है। ऐसा साझेदार को आगंतुक या प्रवेश पाने वाला साझेदार कहते हैं, और प्रवेश तिथि से पहले तक के फर्म के किसी भी कार्य के लिए यह साझेदार उत्तरदायी नहीं होता है। बाहर जाने वाला साझेदार वह होता है जो कि धारा 32 के अनुसार, अनुबंध के अनुसार या साझेदारों की सहमति से या ऐच्छिक साझेदारी में अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर साझेदारी से पृथक होता है, तो इसको बाहर जाने वाला या पृथक होने वाला साझेदार कहते हैं। इस संबंध में वैधानिक व्यवस्थाएं निम्नलिखित हैं। निवृत्त, रिटायरमेंट के बाद निवृत्त साझेदार उन सभी कार्यों तथा ऋणों के लिए उत्तरदायी होगा जो उसके साझेदार रहने के समय तक फर्म द्वारा किए गए हैं। वैसे अन्य साझेदारों के साथ विशेष अनुबंध करके वह इस उत्तरदायित्व से मुक्त भी हो सकता है। निवृत्त साझेदार को अपने निवर्तन तथा अथवा निवृत्ति की सूचना, निवर्तन यानी कि रिटायरमेंट या निवृत्ति यानी कि रिटायर होना, अवकाश ग्रहण की सूचना जनता को देनी चाहिए, अन्यथा वह निवृत्ति के बाद भी फर्म द्वारा लिए गए समस्त ऋणों के लिए या उसके फर्म के द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए अन्य पक्षों के प्रति उत्तरदायी होगा। किंतु निष्क्रिय साझेदार की निवृत्ति की सूचना देना अनिवार्य नहीं है। सक्रिय साझेदारों के ऊपर ये बात लागू है। एक और बात है कि निवृत्त साझेदार फर्म के व्यवसाय के विरुद्ध प्रतियोगी व्यवसाय चला सकता है, लेकिन उसमें कुछ प्रतिबंध होते हैं। वह फर्म के नाम का प्रयोग नहीं कर पाएगा, वह अपने को साझेदारी फर्म के कारोबार को चलाने वाले के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकेगा, वह फर्म के ग्राहकों को लुभा नहीं सकेगा।
सॉलिसिट नहीं कर सकेगा। अच्छा, कभी कभी साझेदारों का निष्कासन भी किया जाता है, एक्सपल्जन किया जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 33 में इसका वर्णन है। साझेदारों के बीच हुए संविदा द्वारा अनुबंध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का सद्भावना के प्रयोग द्वारा ही किसी साझेदार को निष्कासित किया जा सकता है। दुर्भावना के साथ किसी भी साझेदार को निष्कासित नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसी किसी संविदा के अभाव में किसी साझेदार को बहुसंख्या द्वारा निष्कासित किया नहीं जा सकता। अगर ऐसा कोई संविदा हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि बहुसंख्यक साझेदार किसी भी साझेदार को निष्कासित कर सकते हैं तो अलग बात है। निष्कासित साझेदार एक्सपेल्ड पार्टनर का उत्तरदायित्व निवृत्त साझेदार की भांति होता है। निष्कासन की दशा में फर्म को सार्वजनिक सूचना देनी होती है। अवयस्क को साझेदारी के लाभों हेतु शामिल करना। माइनर एडमिटेड टू द प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। एक अवयस्क या नाबालिग व्यक्ति वह होता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है और जिसका संरक्षक न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है। उसकी आयु 21 वर्ष से कम है और साझेदारी अधिनियम की धारा 30 के अनुसार ऐसा कहा गया कि एक अवयस्क किसी साझेदारी फर्म में साझेदार नहीं बन सकता, किंतु सभी साझेदारों की सहमति से उसे केवल फर्म के लाभों में भागीदार बनाया जा सकता है। ध्यान रखिए, शब्द है भागीदार। फिलहाल अवयस्क की साझेदारी में स्थित का विवेचन नीचे किया जा सकता है, किया गया है, उसे देख लें। अवयस्क को साझेदारी के लाभों में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अगर सवाल ये किया जाए कि क्या एक अवयस्क फर्म का साझेदार हो सकता है, तो धारा 30 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो संबंधित विधि के अनुसार अवयस्क है किसी भी फर्म में साझेदार नहीं हो सकता, किंतु साझेदारों की सहमति से उसे फर्म में शामिल किया जा सकता है, यानी कि फर्म के लाभों में वह भागीदार जरूर हो सकता है। साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है और आप जानते हैं कि अवयस्क व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार अनुबंध करने की क्षमता जो है वो किसी अवयस्क में नहीं होती है। फिलहाल अवयस्क के साझेदारी में अधिकार क्या क्या होते हैं, अगर वह उसमें भागीदार के रूप में आ गया है, तो धारा 30 भारतीय कंपनी अधिनियम 1932 की इस बात का वर्णन करती है कि क्या क्या अधिकार एक अवयस्क को मिलेंगे। सबसे पहली बात, फर्म के लाभ तथा संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार उसका होगा। फर्म की पुस्तकों के निरीक्षण और नकल लेने का अधिकार होगा, लेकिन गोपनीय पुस्तकों पर उसका निरीक्षण का अधिकार नहीं होगा। अवयस्क का दायित्व तो फर्म के कार्यों के लिए अवयस्क का केवल भाग ही उत्तरदायी होगा, यानी कि जितना उसने हिस्सा पूंजी के रूप में लगाया है उससे ज़्यादा उससे किसी भी स्थिति में धनराशि की उम्मीद नहीं की जा सकती। यूँ कह लें कि अवयस्क का दायित्व उसके भाग तक सीमित होता है। मुकदमा दायर करने का अधिकार, अवयस्क फर्म की संपत्ति या लाभों में से अपने हिस्से के लिए साझेदारों के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकता, किंतु फर्म के संबंध विच्छेद करने पर ऐसा बिल्कुल कर सकता है। अवयस्क के वयस्क हो जाने के बाद की स्थिति क्या है, ये अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, इसलिए तैयार रहें। धारा 30(5) के अनुसार एक अवयस्क को वयस्क हो जाने पर इस बात की जानकारी होने पर साझेदारी के लाभों में शामिल कर लिया गया है, दोनों में से जो तिथि बाद में हो। इसे ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए। धारा 30(5) के अनुसार एक अवयस्क को वयस्क हो जाने पर अथवा इस बात की जानकारी होने पर कि साझेदारी के लाभों में उसे शामिल कर लिया गया है, दोनों में से जो भी तिथि बाद में आए, वयस्क हो जाने पर या जब उसे इस बात की जानकारी हो कि उसे लाभों में शामिल कर लिया गया है, उस तिथि से 6 महीने के अंदर इस बात की सार्वजनिक सूचना, पब्लिक नोटिस देनी होती है अवयस्क को वयस्क हो जाने पर कि उसने फर्म का साझेदार बनना स्वीकार कर लिया है अथवा अस्वीकार कर लिया है। यदि वह ऐसी सार्वजनिक सूचना नहीं देता है तो 6 महीने की कथित अवधि के बाद उसे फर्म का साझेदार मान लिया जाएगा। जब वह साझेदार बनना स्वीकार करता है तो धारा 30(7) के अनुसार यदि नाबालिग बालिग होने पर फर्म का साझेदार बनना स्वीकार करता है तो उसके एवं अधिकार एवं कर्तव्य निम्न प्रकार से होंगे। सार्वजनिक सूचना देने की तिथि से उसका उत्तरदायित्व असीमित मान लिया जाएगा, अर्थात वह फर्म के ऋणों तथा दायित्वों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
उसके अधिकार तथा दायित्व अन्य साझेदारों की भांति ही होंगे। फर्म की संपत्ति तथा लाभ हानि दोनों में उसका हिस्सा वही रहेगा जिसका वह अवयस्क के रूप में अधिकारी था। यदि वह साझेदार बनना स्वीकार नहीं करता तो धारा 30(8) के अनुसार उसके अधिकार दायित्व कुछ इस तरह से होंगे। सार्वजनिक सूचना देने की तिथि तक उसके अधिकार और दायित्व वही होंगे जो अवयस्क की दशा में थे। उसका हिस्सा फर्म के उन कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो सूचना देने की तिथि के बाद किए गए हैं। उसे संपत्ति तथा लाभों में से अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए साझेदारों पर वाद प्रस्तुत करने का अधिकार भी होगा, लेकिन ये जब वह अस्वीकृत कर चुका हो उस फर्म का साझेदार होना, तभी वह साझेदारों पर अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए संपत्ति और लाभों में वाद प्रस्तुत कर सकेगा। अब इसके बाद में बात आती है साझेदारी संलेख की, तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं और फिर ये टॉपिक आज का वीडियो पूरा करते हैं। देखिए, साझेदारी का जन्म अनुबंध संविदा के आधार पर होता है। ऐसा अनुबंध लिखित या मौखिक हो सकता है, किंतु अनुबंध के मौखिक होने पर साझेदारों में आपसी मतभेद की संभावना रहती है। साझेदारों के हित में होता है कि वे साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले अधिकार, कर्तव्य, दायित्व इनके संबंध में पूरी शर्तों को तय कर लें और उन्हें एक लिखित रूप प्रदान कर दें। साझेदारी अनुबंध को प्रायः जब लिख लिया जाता है इसलिए कि बाद में कोई मतभेद या झगड़े की संभावना न रहे, तो ऐसे लिखित अनुबंध या संविदा को ही साझेदारी संलेख, साझेदारी अंतरनियम, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप या साझेदारी समझौता प्रपत्र कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित है साझेदारी संलेख, जिसे पार्टनरशिप डीड कहा जाएगा। इसमें क्या क्या होगा, किन किन बातों का उल्लेख किया जाएगा, ये जान लीजिए। साझेदारी संलेख में सबसे पहले तो फर्म का नाम और पता होना चाहिए। एक फर्म का नाम किसी अन्य फर्म के नाम से मिलता जुलता ना हो। फर्म के नाम में कोई ऐसा शब्द जिसमें केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की अनुमति वांछनीय नहीं होना चाहिए, जैसे कि क्राउन, इम्पीरियल, स्टेट, किंग, क्वीन, रॉयल, एम्परर, एम्प्रेस, पार्लियामेंट, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि भारतीय साझेदारी अधिनियम चूँकि 1932 में बना और उस समय भारत में ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन में ये शब्द कुछ ऐसे थे जो प्रतिबंधित थे। हालांकि अभी ये शब्द बाकायदा देखे जा सकते हैं कंपनियों और साझेदारी फर्मों के द्वारा इस्तेमाल करते हुए, लेकिन पहले ऐसा ज़रूर था और अभी भी है। सरकार की परमिशन के बाद इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़िलहाल साझेदारों के नाम व पते, ये दूसरी बात है जो साझेदारी संलेख में होगा। व्यापार का क्षेत्र और प्रकृति क्या रहेगी। क्षेत्र में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आता है। प्रकृति में वह किस प्रकार का बिजनेस करेगा, ठीक है, किस वस्तु में किया जाएगा, सीमाएं क्या क्या होंगी, वगैरह वगैरह। साझेदारी की अवधि क्या होगी, क्या किसी निश्चित समयावधि तक साझेदारी चलेगी या निश्चित कार्य के लिए ये चलेगी, क्या यह एक ऐच्छिक साझेदारी है, ये बातें। फिर उसके बाद में साझेदारों की पूंजी कितनी कितनी होगी, यानी कि फर्म में कितनी पूंजी होगी, प्रत्येक साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा और भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर पूंजी किन साधनों से प्राप्त की जाएगी। यदि पूंजी पर ब्याज देना है तो उसकी दर क्या होगी। अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज, संलेख में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर फर्म साझेदारों से ऋण और अतिरिक्त पूंजी भी ले सकती है। तो अगर ले सकती है तो किस सीमा तक, और अगर लिया जाता है तो उस पर ब्याज की दर कितनी होगी और ऋण का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा। लाभ और हानि का अनुपात, संलेख के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि साझेदारों के बीच लाभ व हानि का विभाजन किस प्रकार होगा। यह आवश्यक नहीं है कि जिस अनुपात में साझेदारों ने पूंजी लगाई है उसी अनुपात में उनके बीच लाभ हानि का विभाजन हो। यह अनुपात उनकी योग्यता, अनुभव और पूंजी लगाने की क्षमता के अनुसार भी हो सकता है। आहरण तथा उस पर ब्याज, साझेदारी में यह संलेख के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहिए कि साझेदारों को निजी कार्यों के लिए फर्म से धन निकालने का अधिकार होगा कि नहीं। यदि हाँ तो उसकी सीमा क्या होगी, यानी कि किस लिमिट तक, किस मात्रा तक वह धन आहरण के रूप में निकाल सकेंगे। साथ ही साथ ब्याज की दर उस पर क्या होगी। संलेख में पुनर्भुगतान की अवधि का भी उल्लेख कर देना चाहिए। साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व क्या होंगे। प्रत्येक साझेदार फर्म के प्रबंध संचालन में भाग लेने का अधिकारी होता है, लेकिन आपसी अनुबंध के द्वारा उनके अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों में परिवर्तन किया जा सकता है। संलेख में अधिकारों तथा कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना बेहतर होता है।
साझेदारों में कार्य का वितरण, डिवीजन ऑफ वर्क एमंग पार्टनर्स। प्राय साझेदार अपनी समझौते द्वारा विशिष्टीकरण के आधार पर कार्यों का परस्पर विभाजन कर लेते हैं आपसी समझौते के द्वारा, जिससे फर्म में उनकी योग्यता और ज्ञान अनुभवों का लाभ मिल सके। संलेख में कार्यों के ऐसे किसी विभाजन या आवंटन का स्पष्ट उल्लेख अगर कर दिया जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। साझेदारों का वेतन और कमीशन, ये एक ऐसा मसला है जिस पर विवाद बहुत बार होते ही हैं। तो अगर इसे स्पष्ट रूप से बता दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये भविष्य के किसी भी विवाद विवाद से उस संस्था को बचा ले जाएगा। नए साझेदार के प्रवेश के समय क्या स्थिति होगी? क्या नए साझेदार का प्रवेश सर्वसम्मति से ही होगा? यदि हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो साझेदार चाहें तो इस व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। उन्हें संलेख में उन नियमों का तथा शर्तों का स्पष्ट उल्लेख कर देना चाहिए जिनके अनुसार किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। साझेदार की निवृत्ति, संलेख में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए एक साझेदार किन दशाओं में फर्म से निवृत्त हो सकेगा। अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में फर्म तथा साझेदार के क्या अधिकार और कर्तव्य होंगे। निवृत्त साझेदार की धनराशि की गणना तिथि तथा भुगतान विधि क्या होगी, आदि आदि। ये सारी बातें इसमें होनी चाहिए। साझेदार का फर्म से पृथक होना, लिविंग अ फर्म बाय अ पार्टनर। कोई भी साझेदार स्वेच्छा से फर्म से संबंध विच्छेद कर सकता है। यदि कोई साझेदार किसी कारणवश फर्म से पृथक होना चाहता है तो इस संबंध में संलेख में दिए गए नियमों का उल्लेख स्पष्ट रूप से कर देना चाहिए। वैधानिक दृष्टि से तो किसी साझेदार के अलग होने अथवा मृत्यु होने पर साझेदारी का स्वतः अंत हो जाता है। साझेदार का निष्कासन, एक्सपल्सन ऑफ अ पार्टनर। संलेख में उन परिस्थितियों का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिसमें किसी साझेदार को फर्म से निकाला जा सकेगा तथा निष्कासन का ढंग क्या रहेगा। हिसाब किताब की विधि तथा जांच। संलेख में यह भी स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए कि लेखा पुस्तकों को कौन सा साझेदार तैयार कराएगा, पुस्तकों में प्रविष्टियों की कौन सी विधि अपनाई जाएगी, अंतिम खाते तैयार कराने के क्या नियम होंगे और साझेदारों के खातों की जांच के अधिकार क्या क्या रहेंगे। खाता पुस्तकों का अंकेक्षण, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए साझेदारी संलेख में। वैसे तो साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी खातों का अंकेक्षण कराना आवश्यक नहीं है, किंतु अंकेक्षण को वांछनीय माना जाना चाहिए। वांछनीय इसलिए क्योंकि अंकेक्षण कराने से बहुत बार फर्म की जो गुडविल होती है, ऋण वगैरह लेते समय बहुत सुविधाजनक रूप से ऋण मिल सकता है और ये कंपनी की साख के लिए अच्छा रहता है। व्यवसायिक ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म में किसी साझेदार के प्रवेश या अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में या अन्य किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, संलेख में इसका स्पष्ट ब्यौरा हो। बीमा तथा उसका विभाजन, यदि साझेदारी फर्म साझेदारों का बीमा कराता है तो स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि बीमे से प्राप्त राशि का साझेदारों में विभाजन कैसे होगा। साझेदारी नियमों का उल्लंघन, यदि कोई साझेदार साझेदारी नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही तथा दंड का उल्लेख भी होना चाहिए। साझेदार की मृत्यु तथा उसका उत्तराधिकारी, मृत्यु होने पर फर्म में लगी पूंजी संपत्ति का भुगतान वैधानिक उत्तराधिकारियों को किया जाता है। भुगतान एक मुश्त किया जाएगा या किस्तों में, उस पर ब्याज देने की व्यवस्था क्या होगी, आदि बातों का उल्लेख संलेख में होना चाहिए। यदि मृतक साझेदार की राशि को व्यवसाय में ही रखना हो तथा उत्तराधिकारी को साझेदार के अधिकार दिए जाने हों तो संलेख में इन बातों का भी स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। साझेदारी का अंत, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यदि साझेदारी फर्म का समापन साझेदारी अधिनियमों में दी गई विधियों के अतिरिक्त किसी अन्य विधि द्वारा कराना है तो उसका स्पष्ट उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए। मध्यस्थता वाक्य, आर्बिट्रेशन क्लॉज। साझेदारी संलेख में मध्यस्थता संबंधी नियमों को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। भविष्य में साझेदार के आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति होगी या नहीं, यदि हाँ तो ऐसी नियुक्ति किस प्रकार होगी और मध्यस्थों के क्या अधिकार होंगे, मध्यस्थों के निर्णय को किस प्रकार लागू कराया जा सकेगा, आदि आदि। देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि साझेदारी संलेख में उपयुक्त सभी बातें लिखी जाए, लेकिन व्यवसाय की प्रगति के अनुसार, आवश्यकता अनुसार इसमें कमी भी की जा सकती है और वृद्धि भी की जा सकती है। ये कुछ ऐसी बातें थी जो महत्वपूर्ण थी और जो साझेदारी संलेख में शामिल की जानी चाहिए। साझेदारों के संबंध आपस में कैसे होते हैं, इस बात का वर्णन हम करेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।